आज की वीडियो रहने वाली है UFC 321 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल ये कार्ड इतना बड़ा कार्ड तो नहीं है ये, बट फिर भी यहां पर गुड नेम फाइटर्स हैं, जिधर इस कार्ड में दो टाइटल फाइट्स हमें देखने को मिलने वाली हैं और पोटेंशियली दो और ऐसी फाइट्स हैं जहां पर नंबर 1 कंटेंडर हमें मिल सकता है। अंडर कार्ड में भी अगर हम देखें तो वॉल्टर वॉको को फाइनली ओपोनेंट मिल चुका है, जहां पर UFC ब्राजील में तो नहीं बट अब वो 321 के कार्ड में फाइट करने वाला है लुडोविक क्लाइन वर्सेस मथेउस रेबेस्की। ये टू बी ऑनेस्ट एक फाइट ऑफ द नाइट बन सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये फाइट एक वॉर फाइट जाए, वेरएस इसी के साथ एक बहुत अच्छी फाइट इकराम एलिस्केरोव और जोंग योंग पाक की देखने को मिलने वाली है। और प्रीलिम कार्ड को जो हेडलाइन कर रहा है, जो अभी स्ट्रीम रोल कर रहा है यूएफसी में, यानी कि क्विलन साइलकिड फाइट करने वाला है प्रीलिम की मेन इवेंट में, जहां पर वो फाइट करने वाला है नजरत के साथ। और बेसिकली क्विलन साइलकिड को लेकर एक मीम भी चला है कि वो मिशन पे कि वो हर एक डिफरेंट एथनिक फाइटर को बीट करेगा। मेन कार्ड की बात करें तो पूरे मेन कार्ड में बहुत अच्छी फाइट्स हैं, बट सबसे वीक लिंक टू बी ऑनेस्ट को मेन इवेंट ही है, जहां पर मैकेंजी डर्न फाइट कर रही है जैंडी रोबा के साथ फॉर द वेकेंड स्ट्रॉवेट टाइटल। तो कार्ड का मैंने ओवरव्यू दे दिया है और अब प्रेडिक्शंस को स्टार्ट करते हैं, जिधर सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइट अलेक्जेंडर रैकिच वर्सेस अनडिफीटेड फाइटर अजमत मुर्ज़कनॉफ से। ये तुम बोल सकते हो कि अजमत के लिए एक एंट्री फाइट है टॉप में आने के लिए, जहां पर अगर वो अलेक्जेंडर रैकिच को बीट कर देता है तो फिर उसे सारे टॉप लाइट हेवीवेट फाइटर्स मिलने वाले हैं। बट अलेक्जेंडर रैकिच एक इजी ओपोनेंट नहीं है, और अगर हम दोनों के स्टैट्स को देखें तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जहां पर अलेक्जेंडर रैकिच के पास काफी हाइट है और इसी के साथ उसके पास 6 इंचेस की रीच एडवांटेज है। अब जितना मैंने दोनों की फाइट्स को देखा है, और हाँ अलेक्जेंडर रैकिच लास्ट की 3 फाइट्स को हारा है, वेरएस अजमत मुर्ज़कनॉफ अनडिफीटेड चल रहा है। बट फिर भी अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं यहां पर पिक करने वाला हूं अलेक्जेंडर रैकिच टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। हाइट और रीच की तो मैसिव एडवांटेज है रैकिच के पास, बट इसी के साथ अगर हम दोनों के फाइटिंग स्टाइल को भी देखें तो अभी तक अजमत जिनको भी नॉकआउट करके आ रहा है, वहां पर बस उसका जो सबसे मेन पंच रहता है वो है उसका ओवरहैंड लेफ्ट पंच, जिधर वो एकदम से डिस्टेंस को क्लोज करेगा एक फेक जैब और उसके बाद ओवरहैंड लेफ्ट पंच से। ऑलमोस्ट हर एक फाइट में तुम ये देख सकते हो कि जो पावर पंच है अजमत का, वो उसका लेफ्ट ओवरहैंड पंच है। बट ये चीज मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर रैकिच अवॉइड करने वाला है, जहां पर उसके पास इतनी ज्यादा रीच है कि आई थिंक सो कि वो अजमत को अपने जैब के ही पीछे रखने वाला है, बेसिकली एक पॉइंट फाइटिंग करते हुए, जहां पर उसके पास बहुत अच्छी लेग किक्स हैं। और अजमत के कंपैरिजन में मैं बोलूंगा अलेक्जेंडर रैकिच एक ज्यादा फास्ट फाइटर है, तो जो भी वो स्ट्राइक्स को थ्रो करेगा वो बहुत तेज आने वाली है अजमत के ऊपर, और यही रेंज क्लोज करने में अजमत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। एक प्रॉब्लम हमने अलेक्जेंडर से भी देखी है, वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है। ये हमने हीरी प्रोहास का और उसकी लास्ट फाइट मैगोमेड अंकलाइव के अगेंस्ट देखा था। तो अगर यहां पर अजमत को फाइट को विन करना है तो यही राउंड पे उसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। बट क्या अजमत के पास थर्ड राउंड में नॉकआउट पावर रहने वाली है जिससे कि वो अलेक्जेंडर रैकिच को फिनिश कर दे? ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल रहेगा, और इसीलिए मैं यहां पर जा रहा हूं अलेक्जेंडर रैकिच टू विन, जहां पर वो मैक्सिमम फाइट को डिस्टेंस में रखने वाला है। वो अपना जैब हो गया और जो वाइल्ड हुक्स को वो थ्रो करता है, वो थ्रो करते हुए वो अजमत को उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालने देगा। और रैकिच की हमने फाइट्स में देखा है कि वो बेस्ट परफॉर्म करता है जब वो अपने ओपोनेंट को उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालने देता है, बल्कि वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर कर रहा होता है। मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं जो मे बी पोटेंशियली एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, जहां पर ये फाइट है हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स अलेक्जेंडर वॉल्कोव वर्सेस जेल्टन अल्मेडा के बीच में। अब मेरे लिए यहां पर फाइट को पिक करना बहुत ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि एक साइड अलेक्जेंडर वॉल्कोव जो बोल सकते हैं प्योर स्ट्राइकर है, वेरस दूसरी साइड जेल्टन अल्मेडा है जो हेवीवेट डिवीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एथलेटिक लगता है, और मेनली उसके पास बहुत अच्छी ग्रैपलिंग है जिससे मैक्सिमम उसके फाइटर्स बीट होते हैं। बट जेल्टन अल्मेडा की फाइट्स को जब भी मैं देखता हूं तो हमेशा मुझे कर्टिस ब्लेड्स की फाइट की याद आती है, जहां पर वो ब्लेड्स को बार बार ग्राउंड में तो लेके चले जाता है, बट एक पंच उसे लैंड होता है, वो रॉक होता है और फिर उसके बाद वो नॉकआउट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मुझे फील आ रही है कि जेल्टन अल्मेडा फाइट को विन कर जाएगा, बट फिर क्योंकि उसके पास बहुत वीक चिन है और अलेक्जेंडर वॉल्कोव ने जब से बल किया है, उसने जब से मसल को पुट ऑन किया है, वो अपनी हर एक फाइट में बहुत अच्छा दिखा है। हर कोई जानता है कि सीरियल खान की फाइट में उसके साथ रॉबरी हुई थी, उसे ही फाइट को विन करना चाहिए था। तो इसीलिए मैं यहां पर पिक करने वाला हूं अलेक्जेंडर वॉल्कोव टू विन, और फील आ रही है कि वो मे बी राउंड 2 के एंड या फिर राउंड 3 में फाइट को फिनिश कर दे। बस यहां पर फाइट में मेन चीज है कि क्या जेल्टन अल्मेडा जो उसके साथ
अर्ली ग्रैपलिंग करने वाला है, उसके ऊपर मल्टीपल टेकडाउन्स को शूट करने वाला है, क्या वो अलेक्जेंडर वॉल्कोव डिफेंड कर पाएगा? क्योंकि अगर वो अर्ली टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है तो फिर जेल्टन अल्मेडा बहुत ज्यादा ट्रबल में होने वाला है, क्योंकि अगर दोनों के बीच में स्टैंड अप फाइट होती है तो साइज और रीच की एडवांटेज अलेक्जेंडर वॉल्कोव के पास है, और अगर वो सर्गे पाव्लोविच जैसे फाइटर को शट डाउन कर सकता है तो जेल्टन अल्मेडा को वो डेफिनेटली करने वाला है। तो फाइट में मैंने वॉल्कोव को पिक किया है क्योंकि मैं होप कर रहा हूं कि वो जेल्टन अल्मेडा के मैक्सिमम टेकडाउन्स को डिफेंड करने वाला है। फिर अगर फेल टेकडाउन्स के बाद जेल्टन अल्मेडा को स्टैंड अप फाइट करनी पड़ती है तो वहां पर अलेक्जेंडर वॉल्कोव उसे पनिश करेगा और फाइट को अल्टीमेटली विन कर जाएगा। और मूविंग ऑन, तो एक और पोटेंशियल नंबर 1 कंटेंडर फाइट की बात करते हैं, जहां पर ये फाइट है बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स उमार नुरमागोमेडोव वर्सेस मारियो बटिस्टा के बीच में। लास्ट फाइट से पहले उमार एक अनडिफीटेड फाइटर था, बट फिर लास्ट फाइट चैंपियनशिप फाइट को वो हार के आ रहा है। वेयरएज मारियो बटिस्टा की बात करें तो वो 8 फाइट की विनिंग स्ट्रीक को राइड कर रहा है, और कुछ टाइम पहले वन ऑफ द मोस्ट हेटेड फाइटर था मारियो बटिस्टा, बट फिर लास्ट फाइट में वो पैची मिक्स को बीट करता है और अब उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जहां पर वो फाइट करने वाला है उमार के साथ। दोनों फाइटर्स ऑलराउंड फाइटर्स हैं, बट अगर स्किल टू स्किल देखें तो इवन स्ट्राइकिंग ले लो या फिर ग्रैपलिंग ले लो, दोनों जगह मेरी ओपिनियन में उमार ज्यादा बेटर है। और इसीलिए अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो यहां पर मैं पिक करने वाला हूं उमार नुरमागोमेडोव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। मुझे लगता है कि लास्ट फाइट के बाद इतनी ज्यादा उमार की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, बट ये फाइट में उमार सबको याद दिलाने वाला है कि क्यों वो इतने टाइम से अनडिफीटेड था और बैंटमवेट डिवीजन का तुम बोल सकते हो सबसे हॉट प्रोस्पेक्ट था। जहां पर इस फाइट में आई थिंक सो कि पहले ही राउंड में हम देखने वाले हैं ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस, जहां पर उमार को सक्सेस मिलने वाली है। वो मारियो बटिस्टा को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, और अगर फीट की बात करें तो बेशक मारियो बटिस्टा के पास गुड हैंड्स हैं, बट उमार का जो स्टांस है वो बॉक्सिंग रेंज वाला स्टांस नहीं है बल्कि किकिंग रेंज वाला स्टांस है, जहां पर वो अपनी किक्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। बेशक मेरा फाइट को विन किया था, बट वहां पर भी हम इस चीज को देख सकते थे, और यहां पर एग्जैक्टली सेम वे से वो बार बार किक्स को थ्रो करेगा, बॉडी किक्स, हेड किक्स को बार बार लैंड करने की ट्राई करेगा, जिससे कि आई थिंक सो मारियो बटिस्टा को सेटल होने में प्रॉब्लम आने वाली है। अब मारियो बटिस्टा भी फाइट को विन कर सकता है, चांसेस बहुत कम है, बट इंटरव्यूज में मारियो बोल रहा है कि मिराब ने एक पाथ को सेट कर दिया है कि उमार को कैसे बीट कर सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन में जिस पाथ की वो बात कर रहा है वो यही है कि कंटिन्यूसली उमार के ऊपर प्रेशर डालो, उसके ऊपर बार बार टेकडाउन्स को शूट करो, बेसिकली उमार के साथ किकिंग रेंज में ना रहकर उसके साथ बॉक्सिंग रेंज में आओ या फिर क्लिंच को बार बार करो। तो मे बी ये वाला पाथ है जिसकी मारियो बटिस्टा बात कर रहा है, और अगर तुम नोटिस करोगे तो ये एग्जैक्टली सेम उसने होजे आल्डो के अगेंस्ट भी किया था, जहां पर बिल्कुल सेम वे से वो लास्ट राउंड में होजे आल्डो के साथ करता है। तो हो सकता है कि उमार के अगेंस्ट वो पहले ही राउंड से इसे ट्राई करे, बट ऑब्वियसली उमार के अगेंस्ट ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उमार की ग्रैपलिंग बहुत अच्छी है। तो अगर मारियो बटिस्टा उसके ऊपर प्रेशर डालने की ट्राई करता है तो काफी चांसेस है कि उमार लेवल को एक्सचेंज करेगा, उसके ऊपर सिंगल लेग या फिर डबल लेग टेकडाउन्स को शूट करके वो बार बार उसे ग्राउंड में लेके जाकर बेसिकली उसे काउंटर कर देगा। तो मैं यहां पर जाने वाला हूं उमार के साथ, जहां पर मुझे लगता है पूरे 3 राउंड्स या फिर मे बी 3 में से 2 राउंड्स को विन करके वो यूनानिमस वे से फाइट को विन करने वाला है। और अब मूविंग ऑन, तो को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जिसका मैंने बोला ही था ये मेन कार्ड में हम बोल सकते हैं सबसे वीक फाइट है। ऑल्दो यहां पर वेकेंट स्ट्रॉवेट बेल्ट के लिए फाइट हो रही है, बट ना तो इस फाइट की हाइप है, और टू बी ऑनेस्ट यहां पर हर कोई मैकेंजी डर्न को ही देखने वाला है। मुझे लगता है कि यूएफसी पूरी होप कर रही है कि मैकेंजी डर्न ही फाइट को विन करे। आई मीन तभी ऐसा हो सकता है कि मैकेंजी डर्न एज अ चैंपियन रहकर मे बी स्ट्रॉवेट डिवीजन इंटरेस्टिंग बन जाए, जहां पर वैसे तो देखा जाए तो दोनों के बीच में 5 साल पहले फाइट हुई थी, जहां पर मैकेंजी डर्न ने वर्ना जैंडिरोबा को बीट किया था। बट अब इस रीमैच में वर्ना जैंडिरोबा एक बहुत अच्छी विन स्ट्रीक को कैरी कर रही है। उसकी अगर तुमने फाइट्स को देखा होगा तो वो बेसिकली एक ऑलराउंड फाइटर है, वेयरएज मैकेंजी डर्न की बात करें तो प्राइमरली वो एक ग्रैपलर है। उसकी जब स्ट्राइकिंग देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगने वाला है कि मैकेंजी डर्न टाइटल के लिए कैसे फाइट कर सकती है, क्योंकि अभी तक तो मैकेंजी डर्न ने जो स्ट्राइकिंग को दिखाया है वो बहुत ही लो लेवल की स्ट्राइकिंग है। बट वंस अगेन जब ग्रैपलिंग की बात आती है तो वो इस डिवीजन की तुम बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर है। जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं अपनी पिक से, बट मैं यहां पर जाने वाला हूं मैकेंजी डर्न टू विन बाय सबमिशन, क्योंकि ऑल्दो वर्ना जैंडिरोबा एक ऑलराउंड फाइटर है, उसे आती है ग्रैपलिंग करना, बट मैकेंजी डर्न की बात करें तो अगर वो फाइट में जैंडिरोबा को ग्राउंड में लेके चले जाती है तो क्योंकि वो एक हाई लेवल जुजित्सु फाइटर
फाइटर है तो आई थिंक सो वो ग्राउंड में सबमिट कर देगी वरना जैंडी रोबर को। और अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो मे बी अब उसने इनफ स्ट्राइकिंग को डेवलप कर लिया हो जिससे कि वो इतनी स्ट्राइकिंग कर पाए कि वो वरना के साथ डिस्टेंस को क्लोज कर रही है और उसे ग्राउंड में लेके जाकर फिर से अपनी एलीट लेवल की ग्रैपलिंग को शो कर पा रही है। कंप्लीटली इसका ऑपोजिट भी हो सकता है जहां पर योंग वेली और टाटियाना सुआरेस में भी जो बोला गया था उसका कंप्लीट ऑपोजिट हुआ था। तो ऐसा हो सकता है बट जस्ट लाइक यूएफसी मैं भी यहां पर प्रे कर रहा हूं कि मैकेंजी डन फाइट को विन करे। और मूविंग ऑन तो मेन इवेंट पे चलते हैं जहां पर ये फाइट होने वाली है हैवीवेट चैंपियन नॉट इंटरम चैंपियन बट हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि टॉम एस्पिनल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहने वाला है और वो इसलिए क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसे भी पता है कि जॉन जोन्स इस फाइट के हर एक सेकंड को देखने वाला है और वो रेडी रहने वाला है ट्वीट करने के लिए। बाय चांस अगर टॉम एस्पिनल कोई भी गलती कर जाता है वो फाइट को हार जाता है या क्लोज वे से भी फाइट को विन करता है तो जितने भी आर्गुमेंट अभी चल रहे थे कि टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स को बीट कर सकता है तो अभी लिख के ले लो बेशक टॉम एस्पिनल एक क्लोज विन भी ले जाए बट हर कोई उसे बस ट्रोल करने वाला है। ये एक ऐसी फाइट है जहां पर टॉम एस्पिनल को बस और बस परफेक्ट रहना पड़ेगा पूरे टाइम। वो जैसे अपनी फाइट्स को फर्स्ट राउंड में फिनिश करता है एग्जैक्टली सेम उसे यहां पर करना होगा क्योंकि सिरिल गान एक कॉमन फाइटर है। उसने जॉन जोन्स से भी फाइट की थी जो वो पहले राउंड में हार गया और अब वो फाइट कर रहा है टॉम एस्पिनल के साथ। तो इवन अगर ये फाइट सेकंड राउंड में भी जाती है तब भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग टॉम एस्पिनल को रोस्ट करने वाले हैं। बट जॉन जोन्स के पार्ट को हटाकर अगर हम सिर्फ टॉम एस्पिनल की बात करें तो उसके पास रिकॉर्ड है फास्टेस्ट अपनी फाइट को फिनिश करने का जहां पर जितने भी उसने फाइट्स किए हैं अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो शायद से उसका एवरेज अपनी फाइट्स को फिनिश करने का बस 2 मिनट्स बनता है। हैवीवेट डिवीजन के कंपैरिजन में टॉम एस्पिनल एक बहुत ही गिफ्टेड फाइटर है। वो जिस वे से मूव करता है लगता ही नहीं है कि वो हैवीवेट फाइटर है। वो इसके ऊपर से सुपर फास्ट है तो जब भी वो अपने डिस्टेंस को क्लोज करके 1-2 स्ट्रेट पंचेस को थ्रो करता है या फिर अपने बिग राइट पंच को थ्रो करता है तो बाकी हैवीवेट्स का रिएक्शन टाइम ही इतना स्लो होता है कि वो पंच को आता हुए नहीं देखते हैं और फिर टॉम एस्पिनल फाइट को नॉकआउट से विन कर जाता है। बट ये फाइट तुम बोल सकते हो मे बी एक स्पेशल फाइट है क्योंकि जस्ट लाइक टॉम एस्पिनल सिरिल गान भी एक ऐसा फाइटर है जो नॉट ओनली हैवीवेट के कंपैरिजन में काफी एथलेटिक है बट उसकी भी मूवमेंट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा मूव करता है। वो भी काफी फास्ट फाइटर है और इसके ऊपर से अगर मैं दोनों फाइटर्स को कंपेयर करूं तो मेरी ओपिनियन में सिरिल गान एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर मुझे लगता है। अब इसी के साथ अगर फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो दोनों के फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जहां पर स्टैंड अप में हम देख सकते हैं कि टॉम एस्पिनल एक प्रेशर करने वाला फाइटर है। वो बार बार फेंट्स करेगा और एकदम से अपने ओपोनेंट के ऊपर क्लासिकल 1-2 पंचेस को थ्रो करेगा या फिर ब्लास्ट इन कर जाएगा अपने बिग राइट से जहां पर मेजॉरिटी टाइम ये पंचेस उसके ओपोनेंट नहीं ले पाते हैं और वो फाइट्स को नॉकआउट से विन कर जाता है। दूसरी साइड सिरिल गान की बात करें तो सिरिल गान ज्यादा वेराइटी ऑफ स्ट्राइक्स को थ्रो करता है जहां पर उसकी किक्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। वो काफी अच्छे वे से ऑब्लिक किक्स को भी थ्रो करता है। और अटैक की बात करें तो टॉम एस्पिनल के कंप्लीट ऑपोजिट जहां पर टॉम एस्पिनल का मैंने बताया कि वो ब्लास्ट इन करता है बट सिरिल गान का तुम बोल सकते हो वो ज्यादा काम अप्रोच से जाता है जहां पर बहुत ही कम बार होगा कि वो रश इन कर रहा है बल्कि वो हमेशा अपने शॉट्स को पिक करता है और बहुत बार तुम ऐसा देखोगे कि वो 100% भी पावर से अपने पंचेस को थ्रो नहीं करेगा बल्कि वो टच एंड मूव जहां पर भी उसे ओपनिंग मिल रही है वो एकदम से वहां पर जैब को थ्रो कर देगा या फिर ऑब्लिक किक हाई किक इवन थोड़े से पंच कॉम्बिनेशंस बट ये सारे पंचेस में 100% पावर नहीं रहती है जहां पर सिरिल गान मैक्सिमम टाइम कभी भी इस इंटेंशन से पंचेस को थ्रो नहीं करेगा कि वो अपने ओपोनेंट को कोई बिग पंच से नॉकआउट करने वाला है। दोनों की मूवमेंट मुझे समवट सेम लगती है जहां पर हल्का सा डिफरेंस तुम ये बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन में टॉम एस्पिनल ज्यादा फास्ट मूव करता है बट जब लैटरल मूवमेंट की बात आती है ज्यादा अपनी बॉडी को इधर उधर करने की बात आती है तो वो चीज सिरिल गान ज्यादा बेटर करता है। बट अब इसके बाद एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो कंप्लीटली इस फाइट को वन साइडेड बना सकती है और वो है टॉम एस्पिनल की ग्रैपलिंग एडवांटेज। हमेशा से हम देखते हैं सबसे बड़ी वीकनेस सिरिल गान की उसकी ग्रैपलिंग है जहां पर उसका टेक डाउन डिफेंस या फिर ग्राउंड में उसकी फाइटिंग एबिलिटी वो कैसे वापस खड़ा होता है ये हर एक चीज सिरिल गान की बहुत ज्यादा वीक है। वेयरएज टॉम एस्पिनल की बात करें तो उसे प्रॉपर ग्रैपलिंग करने आती है, उसे आता है अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में लेके जाना और यही मेरी ओपिनियन में दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है जहां पर हर कोई ऐसा सोच रहा है कि दोनों के बीच में एक स्टैंड अप फाइट होगी और फिर हमें पता लगेगा कि कौन सा फाइटर ज्यादा बेटर स्ट्राइकर है। बट व्हाट इफ कि टॉम एस्पिनल ऐसी अप्रोच के साथ आए ना, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एकदम से टॉम एस्पिनल सिरिल गान के ऊपर टेक डाउन को ही शूट कर दे, उसे ग्राउंड में लेके जाए और फिर उसे वहां पर बीट करे। आई थिंक सो कि फाइट में ऐसा होने भी वाला है और इसीलिए मेरी फाइट में प्रेडिक्शन है टॉम एस्पिनल टू विन बाय राउंड 1 सबमिशन। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो ग्राउंड स्ट्राइक से फाइट को नॉकआउट से ही विन कर जाए बट क्योंकि फाइट में उसके पास
बहुत बड़ी एडवांटेज है ग्रैपलिंग की, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में सबसे सेफ अप्रोच यहाँ पर यही रहेगी कि बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्यों सीरियल गान के साथ स्ट्राइकिंग को टेस्ट करना है, जल्दी से एकदम टेक डाउन को शूट किया जाए, फाइट को ग्राउंड में लेके जाए टॉम एस्पिनल और वहीं पर सीरियल गान को बीट कर दे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये फाइट में मुझे लगता है टॉम एस्पिनल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो बाय चांस अगर दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए स्ट्राइकिंग फाइट होने लग पड़ती है और सीरियल गान भी बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, तो अगर वो फाइट को सेकंड राउंड में ले जाता है तो फिर ये सीरियल गान के लिए बहुत बड़ी मेंटल विक्ट्री होगी, क्योंकि बस एक ही टाइम टॉम एस्पिनल राउंड 2 में गया है। और हमें एक और चीज नहीं भूलनी चाहिए कि बेशक टॉम एस्पिनल अपने सारे ओपोनेंट्स को बहुत जल्दी फिनिश करता है, बट आज तक लेटर राउंड्स, चैंपियनशिप राउंड्स में क्या होता है टॉम एस्पिनल के साथ ये किसी को भी नहीं पता है। और क्योंकि ये हेवीवेट डिवीजन है तो मोस्ट लाइकली टॉम एस्पिनल काफी स्लो होने वाला है। सीरियल गान को अगर फाइट को विन करना है तो उसे कैसे भी करके, बेशक उसे केज के राउंड भागना ही क्यों ना पड़ जाए, उसे पूरी ट्राई करनी होगी कि वो फाइट को एटलीस्ट सेकंड राउंड में तो लेके चले जाए, फिर वहां पर उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता है। और अगर उसके बाद फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो मे भी हम देखने लग पड़े कि फाइट में सीरियल गान के पास अपर हैंड आ रहा है। पर ये चीज होता हुआ मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नौबत टॉम एस्पिनल आने ही नहीं देगा जहां पर अर्ली सीरियल गान को टेक डाउन और उसे वो फिनिश कर रहा है बाय सबमिशन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है ये बस फाइट विन और लूज की नहीं है, बल्कि टॉम एस्पिनल के लिए तो यहां पर विन भी करना है, तो वो एक क्लोज विन नहीं ले सकता, बल्कि बहुत ही अच्छे वे से उसे फाइट को विन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस फाइट के स्टेक्स और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और फाइट को देखने में बहुत मजा आने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेडिक्शन वीडियो। अब तुम्हारी क्या पिक्स हैं इस पूरे कार्ड को लेकर, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।